हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ। तो आज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का मैं सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग जो बेसिक लॉज है, जिसके बेस पे आपका ये पूरा का पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका सबसे जो मेन लॉ है, जिसके बेस पे सारे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे हम लोग केवीएल और केसीएल। तो केवीएल और केसीएल क्या है, ओम्स लॉ क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो जो ओम्स लॉ है वो क्या कहता है, +2 से आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? इट्स स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इट मीन्स आपको कभी भी अगर वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये इक्वेशन नहीं बताना है कि V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू ओम्स लॉ, बिकॉज ओम्स स्टेट दैट voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it, or the current flowing across a conductor is directly proportional to the potential drop across them and inversely or reciprocally to the resistance. तो आप ये जो देख रहे हैं ट्रायंगल में वोल्टेज I और R तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू अगर मैं ओम्स लॉ जाऊंगा तो ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है? ओम्स लॉ हमारा कहता है कि दैट I इज प्रोपोर्शनल टू V। इट मीन्स जो आपका करंट है जो किसी भी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? आपके V के, एंड इट्स रेसिप्रोकल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अब आप बताएंगे कि कंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस टर्म कहाँ से आया? तो मैं आपको बता दूं, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा हमारा रो एल अपॉन ए, क्योंकि जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल हम लोग यूज करेंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी, उसका एक पर्टिकुलर लेंथ होगा और उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। जैसे मान लो मैं एक ये कंडक्टर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर ले लिए, इस तरह से हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लिया मैंने, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, तो इस कंडक्टर का एक यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ होगा, दैट इज कॉल्ड एल, से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, और इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जिसको हम लोग जनरली अल्फा से या कहीं पे ए से डिनोट करते हैं। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। कैपिटल ए में भी कहीं हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका ये रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस होगा, दैट विल बी दी आर। ये हमारा आर जो है, इसके अक्रॉस एक फ्लो होगा, और आर जो फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको इक्वल टू निकालूं इस आर को, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारा रो एल। एक यहाँ पे रो टर्म्स आता है जो कि कांस्टेंट टर्म्स होता है। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का एक रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है, दैट इज कॉल्ड रो। और रो और एल जो आपका लेंथ है वो, और उसके साथ हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो होता है डिविडेंड में क्या आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड अल्फा। तो ये हमारा होगा किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस। क्लियर? तो हम फाइनली क्या लिखते हैं इक्वेशन को मैथमेटिकली? V इज इक्वल टू आई आर। तो ये V इज इक्वल टू आई आर जो है, यही हमारा ओम्स लॉ कहलाता है। तो ओमिक डिवाइस ग्राफ जो होता है वो हमेशा लीनियर होगा। लीनियर कैसे होगा? आप देख रहे हो कि जैसे करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज हो रहा है, तो बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन में रेजिस्टेंस जा रहा है। ठीक है, अगर नॉन ओमिक है, जैसे मैं अगर डायोड और ट्रांजिस्टर की बात करूं तो R इज नॉट कांस्टेंट, उसमें R कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि डायोड और रेजिस्टेंस के जो डायोड और ट्रांजिस्टर के जो रेजिस्टेंस होते हैं दैट विल बी दी वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, जो भी उनके हिसाब से उसका वेरी करता है। तो R इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो जो इसका ओमिक ग्राफ होगा वोल्टेज और करंट के बीच, दैट नॉट विल बी द लीनियर। जैसे आप लोग थायरिस्टर और आगे इन सब चीजों में ईडीसी में या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, ये लीनियर नहीं होता है। तो ये जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जहां भी किसी भी तरह का सर्किट होगा वहां पे हमारे ये तीन टर्म्स जो है, दैट विल बी दी वोल्टेज, दिस इज द करंट एंड दिस इज द रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में ही कोई ना कोई रिलेशन बनेगा।
दैट इज कॉल्ड V इज इक्वल टू आई आर। तो फाइनली हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। बट जब भी आपसे बाबा में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या बताना है कि आपका जो इसमें जो इक्वेशन मैंने लिखा हुआ, इस इक्वेशन को आप लोग याद कर लीजिए। और ये इसकी एक कंडीशन होती है, इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो इसीलिए मैंने कहा जब नॉन ओमिक की बात करेंगे तब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो obvious सी बात है कि रेजिस्टेंस विल बी आल्सो वेरी। तो उस पे ये ओमिक ग्राफ प्रॉपर लीनियर नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ है आपका किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ जो है, तो किरचॉफ करंट लॉ जो आप अगर इसकी बात करेंगे तो किरचॉफ एक साइंटिस्ट था जिसने कि दो लॉ दिए थे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एज वेल एज किरचॉफ सेकंड लॉ। तो जब हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ की बात करेंगे तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, इसको हम लोग जनरली किरचॉफ करंट लॉ से भी जानते हैं। तो इसका जो आपको एक्सप्रेशन देना है, या कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन द किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, तो आपको क्या बोलना है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इंटरिंग एंड लीविंग ए नोड इज इक्वल टू 0। It means if we have a node and if the number of current will came or exit at that point, then the algebraic sum of all current at a node is equal to 0। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट ए नोड, या द सम ऑफ ऑल करंट एट ए नोड, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल। अल्जेब्रिक की बात मैंने इसलिए करी है क्योंकि जब मैं अलजेब्रा की बात करूंगा एट दैट टाइम we consider the direction, if the internal incoming current is equal to positive तो हमें outgoing current को negative शो करना पड़ेगा। तो हमारा दूसरा क्या कर रहा था, करंट एंटरिंग ए नोड आर पॉजिटिव एंड दोज लीविंग ए नोड आर नेगेटिव। ये इसके मैंने अपने रेफरेंस से लिया है, इट्स कहीं पे भी ये चीज नहीं लिखा है कि आप इंटरिंग को पॉजिटिव ले और लीविंग को नेगेटिव ले, बट मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिया हुआ है इसमें शो करने के लिए। तो आप इसको चाहो तो इंटरिंग को नेगेटिव लोगे तो आपको लीविंग को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। बात फाइनली वही होनी है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट ए नोड इज इक्वल टू 0। तो जब मैं समेशन की बात करूंगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1, अगर मैं ये ग्राफ ले लेता हूं यहाँ पे, तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पे 5 करंट है, दैट विल बी दी I1, I2, I3, I4 एंड I5। तो I1, I2, I3, I4, I5 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि I5 एंड I1 आर इनकमिंग। ठीक है, तो ये और ये जो दो करंट है, दीज आर टू करंट्स आर इनकमिंग, रिमेनिंग 3 करंट्स आर आउटगोइंग। तो अगर मैं इंटरिंग करंट को यहाँ पे पॉजिटिव ले लेता हूँ तो आउटगोइंग करंट को हमें क्या लेना पड़ रहा है, नेगेटिव। तो हमारा I1 पॉजिटिव है और I5 पॉजिटिव है, रिमेनिंग तीनों को मैंने क्या लिया है, -I2, -I3 और -I4। तो अब आप देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, तो इसकी I1 की वैल्यू कितनी है, आपकी I1 की वैल्यू हमने ली हुई है यहाँ पे 5। ठीक है, और यहाँ पे मैंने I2 की वैल्यू कितनी ली हुई है, इसकी वैल्यू है 2। ठीक है, मैंने I3 की वैल्यू कितनी ली हुई है, यहाँ पे देखिए I3 की वैल्यू मैंने ली हुई है 4, दैट विल बी दी 4। ठीक है, अगर मैं I4 की बात करूं तो ये क्या है, ये हमारा वैल्यू है 2। और अगर हम I5 की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। अब आप देखिए इसको मैं ले रहा हूं प्लस, क्योंकि ये इनकमिंग करंट है, इसको ले रहा हूं मैं माइनस, इसको ले रहा हूं मैं माइनस, इसको ले रहा हूं मैं माइनस, और ये I1 जो है ये पॉजिटिव। तो आप देखिए जो इनका अलजेब्रिक सम है, जो मैं इसका समेशन निकाल रहा हूं, तो समेशन क्या आएगा फाइनली, अगर मैं किरचॉफ करंट लॉ की बात करूंगा तो समेशन हमेशा 0 आएगा। तो समेशन क्या हुआ 5, ये जो आपका 5 है ये 5। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका 3 जो है ये 3, तो 5 और 3 मिलके कितने हो गए आपके 8। और ये जो रिमेनिंग 3 है, जैसे आप ये 3 वाले देख रहे हो जो आउटगोइंग करंट है, दिस विल बी दी 2 + 4 6 + 2 आपका 8। तो फाइनली क्या हो गया आपका यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू, फाइनल आंसर इज 0। तो आपका क्या आंसर आया, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट नोड इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बेस कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपके ये 2 सर्किट है, यहाँ पे ये मैंने 2 सर्किट लिए हुए, एक यहाँ पे है, ये इसमें 5 करंट है और एक यहाँ पे 4 करंट मैंने लिए। अब मैं इसमें कुछ भी वैल्यू लूंगा। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, अभी तो आपने देखा जो प्रीवियस में मैंने क्वेश्चन किया वो मैंने क्या किया, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट नोड इज इक्वल टू 0 करके बता दिया। बट आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे,
आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि इसमें आपको एक कोई भी करंट आपको मिसिंग दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूं, जैसे मान लो इसकी मैंने वैल्यू रख दी 5, ठीक है, ये 5 है, 5 आउटगोइंग है और ये आपका है आउटगोइंग और ये आउटगोइंग है। इसकी मैंने वैल्यू रख दी 1, इसकी मैंने वैल्यू रख दी 6 और इसकी वैल्यू मैंने रख दी 7, इसकी वैल्यू मैंने रख दी 7 एम्पियर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस करंट की आप वैल्यू बताइए मुझे कितना होगा, इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा इस पर्टिकुलर करंट, ठीक है। तो ये करंट जो है आपका कैसे निकालोगे आप, तो जो मैंने प्रीवियस इक्वेशन आपको बताया उसी के हिसाब से, जैसे देखो दो आउटगोइंग करंट है, सिंपली देखिए आप 1 और 5 कितना हो गया 6, अब इनकम और एक ये आउटगोइंग करंट है, तो इसको अगर मैं मान लेता हूं x, यहाँ पे इसको मैंने मान लिया अभी कि ये हमारा एक करंट है, दैट विल बी इक्वल टू x। तो हमारा क्या हो गया 5 प्लस, क्योंकि जो भी आउटगोइंग करंट है उसको मैं अभी प्लस में ले रहा हूं सारा, प्लस 1 और प्लस हमारा यहाँ पे मैं एक ले लेता हूं, यहाँ पे इस तरह से आप देखिए मैं ले लेता हूं यहाँ पे इसको x। तो आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी किरचॉफ करंट लॉ कहलाता है, दैट विल बी इक्वल टू इनकमिंग करंट। तो इनकमिंग करंट क्या है, एक है 6 और एक है 7, यानी दोनों मिलके कितने हो गए, अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूं, एक मैंने 6 ले ली और एक मैंने प्लस में कर दिया यहाँ पे 7, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 7, ठीक है, तो ये 7 हो गया आपका। तो अब आप देखिए अगर मैं इसमें करूं तो ये 5 और ये 6, ये दोनों मिलके कितने हो गए 6 और ये इधर वाला 6 हो गया आपका कैंसिल। तो x इज इक्वल टू क्या बचा अब आपका, अगर मैं x की बात करूं तो x जो हमारा ये है, ये x इज इक्वल टू हमारा बच गया यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू 7, ये जो आपका 7 है। तो आपका फाइनली आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 7। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि आप अननोन करंट का वैल्यू निकाल लिए बाय अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। अब आपके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, ये मैंने नोड लिया हुआ है, यहाँ पे नोड है, मैं 4 वैल्यू रख दूंगा और कमेंट्स में मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर जरूर मुझे भेजें। अगर आपने किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा है और आपको समझ में आ गया तो आई थिंक यू आप सॉल्व कर लेंगे। मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, इसकी वैल्यू मैंने रखी 7, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने रखी, आउटगोइंग करंट है ये भी, इसकी वैल्यू रखी मैंने 3, ठीक है, और इसकी वैल्यू रखी है मैंने, इनकमिंग करंट जो एक है हमारा, इसकी वैल्यू मैंने रखी है 12, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने रखी 12। तो आप मुझे इस पर्टिकुलर करंट की वैल्यू बताइए कितनी होगी, इस वाले ब्रांच की करंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये आपको करंट मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। अब जब हम लोग ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं उसके बाद हमारा दो टर्म्स आता है जो कि हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, और इट्स ए इंटरव्यू क्वेश्चन और वाइवा क्वेश्चन। कभी कभी आपसे वाइवा में पूछा जाएगा और इंटरव्यू के दौरान भी आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी। तो पूछा क्या जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोड एंड, यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है मैंने, इसको आप ऐसा करें, इसको आप यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये मैंने यहाँ पे ब्रांच लिखा है, ब्रांच नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एक करेक्शन करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा, और ये टर्म जो आएगा ये आएगा जंक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, पहला टर्म्स क्या है नोड और दूसरा टर्म्स आएगा जंक्शन। तो जो ये हमारा टर्म्स है, ये जो टर्म्स है दैट इज कॉल्ड, इसको मैं लिखूंगा जंक्शन। तो ये जो हमारा टर्म होगा दैट विल बी इक्वल टू जंक्शन, ठीक है। तो जंक्शन और नोड में क्या डिफरेंस है ये आपको पूछा जाता है कई बार वाइवा के दौरान। तो नोड को क्या कहते हैं बेटा, नोड वो कहलाता है वेयर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट विल कम या ब्रांच विल कम, दैट इज कॉल्ड नोड। और जहां पे हमारा 2 या 3 से ज्यादा टर्म्स आएगा, वेयर 3 और मोर देन 3 ब्रांचेज विल कम, दिस इज कॉल्ड जंक्शन। तो आप ये देख लीजिए कि नोड और जंक्शन में क्या डिफरेंस है।
अगर मैं बात करूं तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग जंक्शन कहेंगे, ठीक है। आगे जब हम लोग स्टडी करेंगे नोडल एनालिसिस, उसमें आप लोग देखेंगे कि हम लोग हमेशा जंक्शन ही कंसीडर करेंगे बाय टेकिंग ए नोड, हम लोग कभी नोड नहीं लेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं कहूंगा तो जंक्शन जो है, तो जंक्शन क्या कहलाएगा, जंक्शन को मैं नोड कह सकता हूं बट नोड इज नॉट ए जंक्शन। तो कई बार ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप हमेशा क्लियर कर लीजिए। मैं ओरली आपको बता देता हूं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। नोड क्या है, वेयर टू और मोर देन टू ब्रांचेज विल कम, दिस इज कॉल्ड नोड। मीन्स अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो जैसे यहाँ पे मेरा एक ये है और यहाँ से मेरा जैसे एक लाइन इधर को जा रही है और एक लाइन इधर को आ रही है, यानी कि 2 एलिमेंट्स कम हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। लेकिन वेयर 3, जैसे ही मैं कहूंगा कि 3 और मोर देन 3 ब्रांचेज विल कम, दिस इज कॉल्ड नोड। तो नोड का क्या होगा, नोड के लिए अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं आपको ये बता दूं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो ये हमारा कहलाएगा जंक्शन। तो इस जंक्शन को मैं नोड कह सकता हूं बट इस नोड को मैं जंक्शन नहीं कह सकता। क्लियर है ये चीज। तो ये वाला न्यूमेरिकल जो है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क्स है जो मैंने लिखा हुआ है व्हाट की, इसकी वैल्यू x मैंने दी हुई है, आप मुझे x की वैल्यू बताइए कितना एम्पियर करंट होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ पे। किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या कहता है, किरचॉफ सेकेंड लॉ हमारा कहता है कि द सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी सर्किट लूप इज जीरो। मीन्स अगर हमारे पास कोई एक क्लोज लूप है, क्लोज लूप की जब हम बात करते हैं तो लूप इज द सिंपलेस्ट क्लोज्ड सर्किट, मीन्स उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया था नोड में और जंक्शन में, बिल्कुल उसी तरह से मेश और लूप में भी हमारा डिफरेंस है। लूप को हम लोग फर्दर, मेश जो है वो अलग अलग हम बना सकते हैं बट लूप हमेशा एक ही होगा, सिंगल एक ही, उसके अंदर दूसरा सब सर्किट नहीं होगा, दूसरा क्लोज पाथ नहीं होगा। अगर सिंगल क्लोज पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड लूप, तो लूप हम लोग कहते हैं उसको इसीलिए। और जहां भी जैसे दो, जैसे लूप हो गया इसमें बीच में एक और पार्ट हो जाए तो हमारा वो कहलाएगा मेश कहलाएगा। तो हमारा क्या है, जो हम जब मैं केवीएल सेकेंड लॉ की या किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करूंगा तो उस टाइम पे मैं ये कहूंगा कि द वोल्टेज ड्रॉप, द अलजेब्रिक सम, क्या कहेंगे हम लोग, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ सोर्सेस as well as potential drop across a closed loop is equal to 0, means summation of E, अगर मैं इसको सिंपली वेरीफाई करूं तो ये जो हमारा कहलाएगा समेशन ऑफ, मैं समेशन का एक सिंबल लूंगा, समेशन ऑफ V ब्रैकेट ले लूंगा मैं, और V प्लस माइनस, यहां पे मैं प्लस और माइनस लूंगा क्योंकि हो सकता है उसका डायरेक्शन अलग हो, V माइनस आई आर, ये जो है हमारा दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग जीरो डिफाइन करेंगे। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में ये एक जो सर्किट है आप सिंपली अगर आप देखेंगे तो एक सर्किट है जो कि एक आपके जस्ट लाइक आप एक मोबाइल चार्जर की बात कर रहे हो और एक चार्जर की बात कर रहे हो और दो मोबाइल की आप बात कर रहे हो। जैसे आपके घरों में दो चार्जर होते हैं तो 14 वोल्ट जो है ये रिलीज कर रहा है हमारा, तो 14 वोल्ट रिलीज कर रहा है तो हमारे पास 7-7 वोल्ट के दो डिवाइसेज हैं जो कि इसको यूज कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू जब मैं ये V प्लस माइनस आई आर की बात करूंगा तो जो प्रोड्यूस करेगा, जो एक्टिव एलिमेंट होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एक्टिव एलिमेंट इज द वोल्टेज सोर्स एंड पैसिव एलिमेंट जो कि कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, फर्स्ट लेक्चर में मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। तो जो हमारा एक्टिव एलिमेंट है उसको अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो रिमेनिंग जो दोनों हमारे पैसिव एलिमेंट है दैट विल बी कंसीडर्ड नेगेटिव। तो एक्टिव एलिमेंट हमारा 14 है और जो हमारा पैसिव एलिमेंट है वो दो है हमारे पास 7 वोल्ट के। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ सोर्सेज और पोटेंशियल ड्रॉप मींस V1, अगर मैं इसको V1 मान लूं और इसको V2 मान लूं, इसको V3 मान लूं, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। तो V1 की वैल्यू कितनी है 14, V2 की वैल्यू क्या है, पैसिव है तो -7, V3 की वैल्यू क्या है, पैसिव है तो -7, तो 14 - 7 इज इक्वल टू 0। This makes sense to you can't by using more energy that you will producing, means
एक तरह से ये एनर्जी वाले रूल पे भी डिपेंड करता है कि एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय नेवर जनरेट, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। आपके घर में जैसे लाइट जाती है तो आपका बैटरी ये सोर्स की तरह काम करने लगेगा, इन्वर्टर देगा, और जब लाइट आएगी तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देके इन दोनों बैटरी को चार्ज करेगा। क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके बेस्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ की अगर मैं सेकंड लॉ की बात करूं केवीएल, तो हमारे पास जनरली आगे भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, बट मैं अभी आपको न्यूमेरिकल देता हूं। तो अभी जो न्यूमेरिकल है आप देखिए, इसमें ये है कि ये हमारे पास एक क्लोज लूप है। इसमें हमारे पास दो पोटेंशियल ईएमएफ सोर्सेज है, एक है माइनस प्लस। हमने पहले ही बताया था कि जब एनर्जी माइनस से प्लस मतलब राइज होगी देन इट विल कंसीडर एज ए एक्टिव एलिमेंट, और जब ये रिसीव होगी कहीं पे उसको हम लोग कंज्यूम करेंगे या उसको हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। तो माइनस से प्लस वाले कितने डिवाइस है इसमें, एक 12 वोल्ट यहाँ पे है और 6 वोल्ट यहाँ पे है। तो इन दोनों को मैं अलग कर लूंगा और इनको मैं हमेशा पॉजिटिव रखूंगा बिकॉज दीज आर दी एक्टिव एलिमेंट्स। आप सिंपली एक लाइन में इक्वेशन भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों को अलग अलग किया है। आप किसी भी तरह से इक्वेशन लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनल सम ऑफ ऑल ईएमएफ सोर्सेज और पोटेंशियल ड्रॉप जो आना चाहिए दैट विल बी इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू निकालनी है आई की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। तो 12 वोल्ट, अब हमें ये पता है कि करंट इसके अक्रॉस क्या फ्लो होगा, एक ही करंट फ्लो हो रहा है दैट विल बी दी आई, क्योंकि लूप करंट अगर एक है लूप और उसमें कोई दूसरा लूप जैसे इस तरह से मर्ज नहीं है तो वो हमेशा एक ही रहेगा। तो हमारा क्या इक्वेशन है, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 10i प्लस 20i। देखिए 10 है तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या ड्रॉप होगा, 10 प्लस मल्टीप्लाई बाय आई, तो 10i। ये 20 ओम रेजिस्टेंस है और करंट क्या है आई, 20i। ये 40 ओम है और इसके साथ करंट कितना है तो 40i, और ये हमारा 20 है तो 20i। तो हमारा 18 इज इक्वल टू क्या हो गया 90i, और i इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 18/90 दैट विल बी इक्वल टू 0.20 एम्पियर। तो हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके किसकी वैल्यू निकाल ली, हमने लूप करंट की वैल्यू निकाल ली, आई की वैल्यू। तो आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ एक लॉ से काम नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपको ओम्स लॉ भी लगाना पड़ रहा है। जब आप ओम्स लॉ लगाएंगे तभी आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता चलेगा कि रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, और जो रेजिस्टेंस है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस देम। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, आई इज इक्वल टू 0.20 एम्पियर। अब ये जो सर्किट आप देख रहे हैं यहाँ पे दो लूप है, तो ये दो लूप वाले सर्किट आपको एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं यूनिवर्सिटी पेपर में। इसमें बस वैल्यू चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा हमेशा इसी तरह से। अब आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है एक, दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट I1। ये हमारा क्या है, ये हमारा I1 है, ये आप देख रहे हो ये हमारा क्या है I1 है, और ये हमारा जो है दूसरा करंट वो जो हमारा है वो हमारा क्या है, देखो I2 यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें वैल्यू निकालनी है I1 और I2 की बाय यूजिंग दी KVL और ओम्स लॉ। तो जब मैं इस सर्किट में अप्लाई करूंगा, तो इस सर्किट में मैं देखूंगा तो मेरे पास एक EMF सोर्सेज है बस इस पूरे सर्किट में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन, हम लिखेंगे इक्वेशन 10, जो हमारा ये 10 वैल्यू है, तो हम लिखेंगे 10 इज इक्वल टू, जो हमारा 10 है इस 10 की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसके अक्रॉस वो लिखेंगे हम लोग। तो हमारा 10 है और करंट इसमें क्या फ्लो हो रहा है, इसमें देखिए करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ I1 करंट हो रहा है फ्लो। तो हम लोग क्या लिखेंगे 10, यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे क्योंकि 10 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और हमारा क्या है करंट इसके साथ फ्लो हो रहा है, ये करंट जो हमारा फ्लो हो रहा है दैट इज दी I1। ठीक है, अब ये करंट हो गया हमारा 10I1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। अब दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप जो हमारा है देखिए इसमें क्या है R3 है, इसकी वैल्यू है 40 ओम। तो पहले तो हम लिख लेंगे प्लस यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप है तो मैं पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख लूंगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 40 आ रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 40 आ रही है। अब 40 के बाद आप देखिए कि अगर मैं इसमें KCL अप्लाई करूं, किरचॉफ करंट लॉ जो मैंने पहले आपको बताया हुआ है,
तो देखिए इधर से ये करंट तो इसमें इन करेगा I1, और I2 इसको क्या कर रहा है, I2 भी इन हो रहा है इसमें। तो आप इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन ये रख दूं I3 की मान लेता हूं, इसमें करंट की डायरेक्शन यही लेनी पड़ेगी लूप के हिसाब से में। अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन ये ले लेता हूं तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इसमें इस करंट की वैल्यू क्या होगी, जो 2 इनकमिंग करंट आ रहा है उसकी वैल्यू, यानी इसके साथ क्या हो जाएगा हमारा 40 के साथ I1, यहां पे हम लिखेंगे I1 और हमारा साथ में क्या हो जाएगा प्लस I2। तो आप क्या, आपके पास इक्वेशन ये आ गया, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर हमारा 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया, I1 प्लस I2। ठीक है, इसके ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो अब आप जो देख रहे हैं ये क्या है आपका 10I1 प्लस 40I1 प्लस I2। ये कैसे आई वैल्यू इसमें करंट की, क्योंकि इस ब्रांच में अगर मैं करंट की बात करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू I1 और I2। अब अगर मैं दूसरा इक्वेशन लिखूंगा दूसरे लूप का, अगर मैं इसमें मैंने केवीएल अप्लाई किया, लेकिन आप एक चीज ये देखिए कि जब मैंने इसमें केवीएल अप्लाई किया हुआ है तो इसमें सिर्फ केवीएल से काम नहीं चला, हमें केसीएल भी लगाना पड़ा यहाँ पे और ओम्स लॉ भी लगाना पड़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तीनों लॉ जो है, ओम्स लॉ, केवीएल और केसीएल, ये जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे आप सर्किट के न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते। उसके बाद जब मैं सेकेंड लूप की बात करूंगा तो सेकेंड लूप में भी आप देखिए ये 20 एक ईएमएफ सोर्स है जो माइनस से प्लस जा रहा है, तो हमारा क्या होगा इक्वेशन 20 होगा। ठीक है, 20 के इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जाएंगे। 20 में भी सबसे पहला हमारा 20 है और I2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहला ड्रॉप जो होगा हमारा वो होगा हमारा 20, ये हमारा 20 लिखेंगे हम लोग रेजिस्टेंस, और 20 के साथ हम लोग क्या लिखेंगे I2, क्योंकि पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ I2 करंट फ्लो हो रहा है। देखिए ऊपर वाले 20 ओम रेजिस्टेंस में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, सिर्फ I2। और सिमिलरली अगर मैं इसमें आऊंगा तो सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में बिल्कुल उसी तरह से जो ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से लिखा जाएगा 40I1 प्लस I2, क्योंकि उसमें भी देखिए उसी तरह से सेम करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन क्या होगा 40, ये हमारा हो गया 40I1 प्लस हमारा क्या होगा इक्वेशन में यहाँ पे 40 प्लस I2, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ क्लियरली आपको पता चल जाए जिस तरह से। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा I1 प्लस ये आपका I2, ये हो गया आपका I2। तो अब आप देखिए आपके पास दो इक्वेशन आ गए हैं, दो अननोन वेरिएबल है आपके पास। ठीक है, तो दो अननोन वेरिएबल है आपके पास I1 और I2। अब आप फाइनली अगर इक्वेशन में लिखेंगे तो मैं ओरली सॉल्व कर देता हूं, लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है तो मैं ओरली सॉल्व कर देता हूं आपको। ये जो इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा आपका इस तरह से, पहला इक्वेशन आपका होगा 10 और 10 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 50I1, 40 ये और ये 10, तो आपका क्या हो जाएगा 50I1, ठीक है 50, और ये हो जाएगा आपका I1। क्लियर है ये चीज, 50I1 और प्लस में क्या रहेगा आपका 40I2। तो प्लस में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 40, आपको क्या करना है इसके साथ 40 और यहाँ पे आप लिख दीजिए I2, ये 40I2। तो ये आपका 40I2 हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये कहाँ का है, ये हमने KVL लगाया है लूप 1 के अंदर, इसके अंदर। अब आप दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा आपका, दूसरा इक्वेशन बनेगा 20 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 इज इक्वल टू होगा आपका, ये जो आपका 20 और 40 है तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 40I1 है खाली, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा 40I1
यानी कि ये 40 हो गया आपका, ये 4 एंड ये 0, 40 I1, ठीक है, 40 I1, यहाँ भी इसको मैं 50 I1 कर देता हूं, और यहाँ पे आप लिख लीजिए प्लस, आपका हो गया क्या, ये यहाँ पे कितना होगा 20, और ये I2 है यहाँ पे, ठीक है, तो 20 I2 और 40 I2 ये मिलके कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू 60 I2। अब आपसे मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि आप मुझे I1 और I2 की जो वैल्यू है वो मुझे बताइए। मैं रिमार्क्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा कि योर आंसर इज राइट और नोट। तो आपके पास दो इक्वेशन हो गए, दिस इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन से आप मुझे जो है वो इस I1 की और इस I2 की वैल्यू, जो I1 और I2 है इसकी वैल्यू बताइए, क्योंकि मैंने आपको इसमें तीनों लॉ इस न्यूमेरिकल में आपका हो गया। कोशिश करिए अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है या टेक्स्ट बुक है उसमें जाके इस दो लूप के जो इक्वेशन है उसको आप सॉल्व करिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे किसी भी राइटर के बुक का पेज नंबर बताइए, और आपको मैं अभी अपने जो मेरे चैनल पे नीचे कमेंट है उसमें अपना मेल आईडी दे दीजिए, तो मैं आपको अपना मेल आईडी दे दूंगा, उस पर आप मुझे न्यूमेरिकल भेज दीजिए, मैं उसको इजीली सॉल्व कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर्किट का फंडामेंटल ये कहता है बच्चों कि आपको ये तीनों लॉ जो है ओम्स लॉ, केवीएल और केसीएल, ये काफी अच्छे से आने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको तीनों टाइप के न्यूमेरिकल, केवीएल के, केसीएल के और केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ तीनों मिक्स करके न्यूमेरिकल बना दिया है। होप आप मुझे जो प्रीवियस साइड में मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया उसका आंसर केसीएल वाला और ये I1 और I2 के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन जरूर दबाएं। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें मैं आपको रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस किस तरह से होते हैं, उसकी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके नेक्स्ट सर्किट में हम लोग जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट। होप आप लोगों का एग्जाम काफी अच्छा हो, और बिफोर योर एग्जामिनेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन IKG PTU कपूरथला I will complete the entire syllabus of this subject. So students, बॉदर होने की जरूरत नहीं है, आप चैनल को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स में जरूर इसको शेयर करिए। थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट।